थैंक्स अ लॉट। वापस स्टार्ट करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं था। तो ये साल हम एंशियंट, लास्ट ईयर हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी। ये साल हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। मिडीवल मतलब जो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, जो कि मिडिल पीरियड का, अप्रोक्सीमेटली 10th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच का जो पीरियड है उसको कहते हैं मिडीवल इंडियन हिस्ट्री। सॉरी, 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 9th सेंचुरी मतलब 801 ईयर से 18th सेंचुरी मतलब 1700 ईयर तक। जो सेंचुरी होती है वो उसके 100 साल पहले से शुरू होती है। जैसे अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है। हिस्ट्री गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो इतिहास जो है वो हमको एक क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के हिसाब से हम लोग एग्जैक्टली डेट वाइज डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि महाराज बिंदुसार का जन्म 325 ईसा पूर्व हुआ था, 325 बीसी में हुआ था। उसके बाद सम्राट अशोक का जन्म जो है वो 299 ईसा बाद में। मतलब जो भी एग्जैक्ट ईयर्स है वो हम डिस्कस करके हिस्ट्री को समय के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। साइंटिफिक वर्ड यहाँ पे यूज करने का मतलब है कि हम बस सिर्फ किसी के कहने पे नहीं मानेंगे। वी शुड हैव सम प्रूफ, वी शुड हैव सम प्रूफ कि हाँ ये चीज हुई है। नहीं तो आइडियोलॉजिकली लोग कुछ भी बोलेंगे कि भाई ये हुआ था या वो नहीं हुआ था, कथाएं होती हैं, स्टोरी, तो उसका एक कुछ हिस्टोरिकल सिस्टम या कुछ साइंटिफिक प्रूफ होना जरूरी है। Four factors are very important from the viewpoint of history. They are individuals, society, place, and time. History must be based on authentic evidence of proof. These proofs are known as the sources of history. तो इतिहास के हिसाब से चार फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है इंडिविजुअल यानी कि लोग, इंसान। दूसरा है सोसाइटी यानी कि समाज। तीसरा है प्लेस यानी कि जगह, स्थान। और चौथा है टाइम यानी कि समय। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इतिहास के। कोई भी चीज को ऐतिहासिक करने के लिए या तो उसमें इन्वॉल्व लोग ऐतिहासिक हो, या वो समाज ने कुछ ऐसा ऐतिहासिक किया हो, या वो जगह कुछ ऐसी अलग हो, या वो समय कुछ इंपॉर्टेंट हो। ये चारों चीज के हिसाब से ही हम हिस्ट्री को कंसिडर करते हैं। और हिस्ट्री बिना प्रूफ के नहीं होती। तो ये जो प्रूफ होता है हिस्ट्री का, उसी को हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। किसी को कुछ पूछना है क्या? बीच में आवाज आई थी हल्की सी। मेरा कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है। 7th स्टैंडर्ड का लेक्चर हो गया है अभी। 8th का, सॉरी 8th का, हाँ 7th, हाँ ये 7th का ही चल रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है। ऑडियो कनेक्ट करिए, ऑडियो कनेक्ट करके देखिए, मेरा आवाज आना तो चाहिए। गाइस यू कैन हियर मी राइट? Yes, sir. Okay. Let's see. Let us classify these sources into material sources, written sources, and oral sources to learn more about them. Let us also evaluate the sources of history. तो sources जो होते हैं उनको हम तीन अलग अलग इसमें बांटेंगे। पहला है material sources, दूसरा है written sources, और तीसरा है oral sources. Material sources मतलब वो सामान जिसको हम प्रूफ मानते हैं। written sources यानी कि वो जो लिखा हुआ है उसको हम प्रूफ मानते हैं। और oral sources जो एक दूसरे के थ्रू कहा गया है उसको हम सोर्स मानते हैं। ठीक है। We have to consider many factors related to the historical event that we want to study. It is necessary to support our study with historical sources. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use these sources judiciously and only after a critical analysis. तो हमें क्या करना है? हमें बहुत सारे फैक्टर को कंसिडर करना है ये समझने के लिए कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट कैसे हुआ है। हमें देखना है कि जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है, और हमें ये भी समझना है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट बात बताया है, ना कि आधी बात या ना कि गलत बात बता रहा है। Forts have an important place among material sources. Some major types of forts are hill forts, forest forts, sea forts, and forts on the plains. Monuments including samadhis, graves, veergala, and buildings including palaces, ministerial mansions, queen's quarters, raniwas, and also houses of common people. They all provide insights about that period.
Looking at them, we came to know about the development of architecture, the economic conditions, the quality of art, style of the building construction, and people's standard of living in that particular period. तो किलों का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है मटेरियल सोर्सेस में. किले जैसे कि पहाड़ पे किले, जंगल के अंदर किले, समंदर में किले और समतल जमीन पे किले. जो बाकी के स्मारक होते हैं जैसे कि समाधियां हो गई, कब्र हो गए, वीर गला हो गए, रानी के महल हो गए, जो सामंत है उनके महल हो गए, या फिर आम आदमी का घर, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें बताती है. हमें बताती है कि उस समय की शिल्प कला कैसी थी, उस समय के आर्थिक कंडीशंस कैसे थे, आर्ट कैसा होता था, लोग किस तरह की जिंदगी जीते थे. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सबको हम फिजिकल सोर्सेस कहते हैं. ऊपर आप लोग देखोगे एक डायग्राम बनाया हुआ है कि फिजिकल सोर्सेस कौन से हैं. तो मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स, केव स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, फोर्ट्स, ये सबको इन्होंने फिजिकल सोर्स कहा है. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. सिंस एंशिएंट टाइम्स कॉइन्स लाइक कवड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना एंड रुपया वर यूज. सम लोकल इडियम्स और प्रोवर्ब्स आर 1 फुट की कवड़ी देना नहीं. Here the फुट की कवड़ी means the lowest bit of money. 16 आना सच means 100% true. तो पहले से ही पैसे को अलग अलग नाम दिए गए हैं. कवड़ी का है, कहीं दमड़ी का है, कहीं ढेला का है, कहीं पाई का है, कहीं पैसा का है, कहीं आना का है. ये सब रुपए के लिए, कॉइन्स के लिए अलग अलग नाम है. इसके ऊपर बहुत सारे मुहावरे हैं जैसे कि 1 फुट की कवड़ी देना नहीं, मतलब मैं एक रुपए का सबसे छोटा हिस्सा भी तुमको नहीं दूंगा. हम लोग कहते हैं ना, देखो 1 पैसा भी मैं नहीं देने वाला, उस तरह से. और 16 आने सच मतलब 100% राइट. कोई जो बोलते हैं ना 16 आना मिलके 1 रुपया बनता है. तो 16 आना सच मतलब पूरा सच, कंप्लीटली सच. The coins made by different rulers using metals like gold, silver, copper are important sources of history. From these coins, we learn about the rulers, their period, governance, religious ideas, personal details, etc. Similarly, we also learn about the financial transactions and economic conditions prevailing at that time. We also see how far metallurgy had advanced in that period. From the images of Ram Sita on the coins of Emperor Akbar or Shiva Parvati on the coins of Hyder Ali, you see the religious coordinations of these days. The Peshwas use the Arabic or Persian language on their coins. This throws light on the use of language in that period. तो सिक्के जो है ये अलग अलग राजाओं ने अलग अलग तरीके से, किसी ने सोने से, किसी ने चांदी से, किसी ने तांबे से बनाए. ये राजा के इतिहास के बारे में, उस समय के बारे में, राज करने के तरीके के बारे में, धार्मिक विचार के बारे में और उसकी पर्सनल बातों के बारे में बताता है. इससे हमें ये भी पता चलता है कि सिक्का बनाने का तरीका, धातु को पिघलाने का तरीका क्या था. शहनशाह अकबर के कॉइन्स पे राम सीता का फोटो होना या हैदर अली के कॉइन्स पे शिवा पार्वती का फोटो होना, ये बताता था कि राजा कोई भी धर्म का हो, बट वो अपनी प्रजा को खुश करने के लिए कॉइन्स को उनके भगवान के शक्ल में बनाने के लिए तैयार था. पेशवा जो थे वो अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज यूज करते थे अपने कॉइन्स पे, जबकि वो खुद मराठा थे. तो यानी कि ये सारी चीजें से मालूम पड़ता है कि लैंग्वेज का भी रिलीजन से कोई लेना देना शायद ना हो. An inscription is a carving on the stone or a wall, etc. For example, the inscriptions found in the Brihadishwara temple premises in Thanjavur. Many inscriptions of the period of the Chalukya, Rashtrakuta, Chola, and Yadav kings have been found. An inscription is considered to be a very important, reliable source of history. It helps us to understand features like the language, scripts, social life of a period. Inscriptions carved on sheets of copper are known as copper plates. Royal edicts, verdicts, etc. inscribed on copper plates. तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे आप देखोगे एक कॉइन है जो कि उस टाइम के पीरियड का है. कहाँ गया, सॉरी, हाँ, यहाँ पे एक कॉइन है. आप हैदर अली का कॉइन देख सकते हैं, इसमें शिवा पार्वती का ये बनाया हुआ है इन्होंने. और आप पेशवा पीरियड का कॉइन देख सकते हैं, इसमें अरेबिक और पर्शियन में लिखा गया है. तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन यानी कि कोई भी स्टोन पे या वॉल के ऊपर जो नक्काशी की जाती है उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन. तो बृहदीश्वरा जो मंदिर है, जो कि बहुत ही बड़ा मंदिर है तंजावुर में, वहां पे पाए गए हैं. कई सारे चालुक्य, चोला, राष्ट्रकूटा और यादव किंग के भी इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं. ये बहुत ही इतिहास इंपॉर्टेंट सोर्स है. इसको रिलायबल माना जाता है क्योंकि ये पत्थर पे ठोका गया, तो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है इसको नकली बनाना. ताम्र पत्र दिए जाते थे पहले, किसी ने अगर कोई अच्छा काम किया हो या कोई हुक्म आया हो, तो ये जो रॉयल एडिक्ट्स या वर्डिक्ट्स होते हैं, इसको ताम्रपत्र पे यानी कि कॉपर के प्लेट के ऊपर ठोक के बनाया जाता था ताकि वो बहुत दिनों तक रहे. यहाँ पे कुछ डू यू नो दिया हुआ है, देखते हैं. चैत्यास, विहारास,
Are you able to hear me, guys? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना, गाइस? आई गेस नेटवर्क थोड़ा सा आगे पीछे हुआ था. हेलो, कैन यू हियर मी? आ रही है मेरी? Yes. थैंक यू. तो यहाँ पे कुछ डू यू नो जैसा दिया हुआ है, देखते हैं. चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क्स, अग्यारीज, दरगाहs, मकबरास, गुरुद्वारास, monuments, sculptures, wells, minarets, village boundaries and gates, weapons, utensils, ornaments, clothes, decorative articles, toys, implements, musical instruments are all material sources of history. तो material sources क्या क्या है? Physical sources तो हमने उधर किए थे. अब material sources क्या क्या है? चैत्य. चैत्य यानी कि जो बुद्धिस्ट गुरु होते हैं, वो जहाँ पे समाधि लेते हैं उसको चैत्य कहते हैं. विहार यानी कि जहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल होता है. टेम्पल्स हिंदू टेम्पल्स हो सकते हैं, जैन टेम्पल्स हो सकते हैं. चर्चेस यहाँ पे क्रिश्चियन लोग प्रे करते हैं. मॉस्क मुस्लिम्स जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं. अग्यारी पारसी लोगों की जगह. दरगाह जो मुस्लिम समाज में पीर माने जाते हैं, वो जब समाधि लेते हैं तो उनकी दरगाह बनती है. नाउ कमिंग टू मकबरा. मकबरा भी अगेन एक, जब कोई मरता है, राजा, मुस्लिम समाज का जो राजा हो या रानी हो, तो उसका मकबरा बनाया जाता है. गुरुद्वारा सरदार लोगों का, सिख लोगों का मंदिर होता है. मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, तो आप लोगों को समझता है. वेल यानी कि कुआं. मिनारेट यानी कि जो मस्जिद के बाहर बड़े बड़े ये होते हैं, टावर होते हैं, उसको कहा जाता है. विलेज बाउंड्री, गेट, बर्तन, कपड़े, ये सब चीजों को मटेरियल सोर्सेस माना गया है. मटेरियल सोर्सेस यानी कि जिनको हम हिस्ट्री का ये मान सकते हैं, सोर्स मान सकते हैं. Coming to written sources, we learn about significant historical events in the medieval period from sources like the writing styles of scripts like Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc. As also from the varieties of different languages, Bhurjapatra, religious manuscript, treaties, edicts, decrees, biographies, paintings, etc. We can gather information about the food items, attire, convention, and rules of the conduct of the people, festival, and about people's life, etc. from these sources. Sources of this type are called written sources of history. तो अभी तक हमने दो सोर्स देखे थे, फिजिकल और मटेरियल. अब हम रिटर्न देखेंगे. तो मिडिवल पीरियड में जो भी चीज हुआ है वो उनके लिखने वाले के तरीके से समझा जा सकता है कि वो कौन से लिपि को यूज करते. देवनागरी जिसमें हम हिंदी लिखते हैं, अरेबिक जिसमें खुशखत लिखी जाती है, पर्शियन यानी कि जिसमें पर्शिया की जो लैंग्वेज थी वो थी, मोदी यानी कि जो, ओके, वॉइस प्रॉब्लम. आई कांट हेल्प इट गाइस, नेटवर्क थोड़ा आगे पीछे. ट्राई टू सी इफ यू कैन फॉलो. अगर कुछ नहीं समझेगा तो रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना, ठीक है ना? तो फिर मुझे पूछ लेना वापस. तो भुर्ज पत्र यानी कि अगेन एक जो पेड़ होता है उसकी छाल के ऊपर जो लिखा जाता है उसको भुर्ज पत्र कहा जाता था. रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो भी धार्मिक किताबें हैं. ट्रीटीसेस यानी कि कुछ लोगों ने कविताएं लिखी हैं, वो सब लिखी हैं. इडिक्ट्स यानी जो ऑर्डर हैं सरकार के. बायोग्राफीज में, मतलब जो भी चीज लिखी जाती थी उनको रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना गया है. ठीक है. Okay. Now coming to during this period, travelers from other countries came to India. They have written travelogues or accounts of their travels. Some of them are Al-Biruni, Ibn Battuta, Nicola Manucci, Babar's biography, Sri Shiv Bharat of this, or the Sanskrit biography of Shivaji Maharaj, composed by poet Parmanand, as well as various other biographies of different rulers and their correspondence, helps us to understand the policies and administrative systems of the rulers and their diplomatic relations with others. So इस जमाने में कई सारे travelers बाहर से इंडिया में आए और इन्होंने काफी कुछ लिखा इंडिया के बारे में. इसमें अल बिरूनी, इब्न बटूटा, निकोला मनुची, ये सब लोग बहुत फेमस है. बाबर की जो बायोग्राफी जो बाबर ने खुद लिखी थी, बाबरनामा करके,
वो बहुत ही फेमस है। श्री शिव भारत जो कि शिवाजी महाराज की बायोग्राफी लिखी गई थी परमानंद द्वारा। ये सब से हमें मालूम पड़ता है कि राजा लोग कैसे काम करते थे, क्या सोचते थे, एक दूसरे से कैसे बात करते थे, ये सारी चीजें समझ में आती है। तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तवारीख रिटन बाय अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याया बिन अहमद, मिर्जा अय्यर, भीमसेन सक्सेना आर अवेलेबल। तवारीख जो है ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। तवारीख बहुत सारे पर्शियन राइटर्स, बहुत सारे अरबिक राइटर्स और बहुत सारे इंडियन राइटर्स ने लिखा है, और इससे वो लोगों ने बताया कि कैसे इस समय में क्या क्या हुआ, आगे आगे क्या क्या चीजें हुई। ये सब चीजों को उन्होंने बहुत ही ध्यान से नोट किया, जिसके वजह से ये समझना बहुत ही इजी हो गया है कि उस जमाने के लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, कैसे कैसे सब कुछ हुआ उनके साथ। ठीक है। बखर, बखर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। बखर तुमको इस साल भी आएगा और अगले साल भी आएगा, तो बखर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। तो बखर is a type of chronicle that originated in Maharashtra. Chronicles help in understanding aspects. Excuse me. So Bakar is a type of chronicle that originated in Maharashtra. Chronicles help in understanding aspects like the contemporary political happenings, linguistic transactions, cultural life, social conditions. Many of the chronicles in Marathi were written many years after the events had occurred. As a result, they are seen to be rely on hearsays. Some of the chronicles are Mahi Kavatachi Bakar, Sabhasad Bhakar, Chitnisachi Bakar, Bhau Saibanchi Bakar. The works of contemporary Western historians like Robert Arm, MC Sprengel and Grant Duff are also important. तो बखर क्या होता है? बखर एक तरह का ना बुक, एक तरह की राइटिंग होती है जो कि महाराष्ट्र में लिखा जाता था, एक तरह का हिस्ट्री क्रॉनिकल मान लो आप उसको। और ये जो है ये महाराष्ट्र में होने वाली चीजों के बारे में, डेली चीजों के बारे में, राजकीय यानी कि पॉलिटिकल चीजों के बारे में, और कल्चरल चीजों के बारे में, ट्रेडिशनल चीजों के बारे में, लिंग्विस्टिक चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। ये सारी की सारी जो है मराठी में लिखी जाती थी, और बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत बाद में लिखी गई हैं। वो सब होने के बहुत साल बाद में ये सब लिखा गया है। तो इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एक दूसरे को जो कही हैं उसी के ऊपर शायद हो सकती है, मतलब कि वो पूरी तरह से शायद जरूरी नहीं है कि वो फुल प्रूफ हो। तो ये होने की वजह से सबके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ अच्छे क्रॉनिकल्स जो हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, और कुछ अच्छे हिस्टोरियंस जो कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस भी थे और उस टाइम के लोकल भी थे, उन्होंने भी क्या क्या लिखा वो सब के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। Now coming to oral sources. We understand various aspects of folk life through folk literature traditionally passed on from generation to generation. Some examples are OVs, folk songs, povadas, folk tales, legends, and myths. Such type of sources are called oral sources of history. History is written with the help of three sources or three types of sources mentioned above. Even after it has been written down, research on it goes on continuously. New sources and information come to light through this research. Then history has to be rewritten accordingly. We can see that our history books and those of our parents and grandparents differ to a certain extent. तो ओरल सोर्सेस क्या होता है? ओरल सोर्सेस, अभी तक हमने 3 सोर्सेस किए गाइस। हमने कौन से किए? फिजिकल किया, मटेरियल किया, रिटर्न किया, अब फाइनली हम आ रहे हैं ओरल सोर्सेस पे। किससे आ रहे हैं हम लोग? ओरल सोर्सेस पे। तो ये ओरल सोर्सेस यानी कि जो चीजें मुंह से बताई गई हैं। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें ओवीज इन्वॉल्व है, फोक सॉन्ग्स इन्वॉल्व हैं। ओवीज यानी कि जो कीर्तनाकार गाते हैं ना, उसको ओवी कहते हैं, ठीक है। फोक सॉन्ग्स इन्वॉल्व है। पवाड़ास जो किसी के बारे में किसी को अप्रिशिएट करने के लिए गाया जाता है उसको पवाड़ा कहते हैं। फोक टेल्स यानी कि जब किसी के बारे में स्टोरी वोरी लिखी जाती है उसको फोक टेल कहते हैं। लेजेंड्स जो होते हैं, जो मिथ होते हैं, वो सब जो भी हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री के तौर पे लिए जाते हैं। तो हिस्ट्री जो है वो इन सारे सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करके लिखी जाती है, और हिस्ट्री हमेशा कंटिन्यूअसली रीराइट की जाती है। मतलब नया कोई इन्फॉर्मेशन आया, कुछ नया हमें पता चला, या हमें कुछ ये मालूम पड़ा कि पहले जो हमें पता चला था वो शायद पूरी तरह सच नहीं था, ऐसा कुछ भी होने पे हिस्ट्री जो है उसको वापस से लिख दिया जाता है। Now coming to Pawada of Tanaji. Given below is an extract from a Pawada composed by Tulasi Das Shahir. He portrays the Kondana
पोर्ट्रेज दी, क्या हो गया गाइस, कुछ अटक रहा है क्या, कोई कुछ बोल रहा है? यहाँ पे ड्राइंग कौन कर रहा है यार? ओके, तो अगेन पोवाड़ा जो था वो तो इम्पोर्टेंट था ही। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी इतिहास में मतलब कोई भी चीज बोली गई है या कोई भी चीज किसी ने लिखा है या कुछ भी है, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके कंटेम्परेरी यानी उसी टाइम पे दूसरे सोर्सेस से उसको मैच करना। प्लस जो बोला है उसका खुद का पर्सनल कितना उसमें बायस है या उसके राजा का कितना उसके ऊपर प्रेशर है वो भी समझना। और हर बात को एग्जैजरेट तो नहीं किया है, एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं बोला गया, ये चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। जिसने भी लिखा है वो इम्पार्शियल है कि नहीं, क्या वो अनबायस होके उसको लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद ही हम किसी चीज को हिस्ट्री मान सकते हैं। ठीक है गाइस? ओके, विद दैट वी एंड द चैप्टर।